हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल में। और हम लोग फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं फॉर जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मास्यूटिक्स एग्जाम के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हम लोगों ने फार्माटेक खत्म कर लिया है फार्मास्यूटिक्स में। अब हम फार्मास्यूटिक्स का सेकंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फिजिकल फार्मेसी। फिजिकल फार्मेसी में चैप्टर नंबर 1 स्टेट कर चुके हैं, स्टेट ऑफ मैटर। बहुत आसान चैप्टर है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, आपने इंटर में पढ़ा है कि ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस अवस्थाएं हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किसमें पार्टिकल्स पास है, किससे दूर है, कहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, कहाँ पे कम है। बहुत कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इस चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो क्वेश्चंस हम कवर कराएंगे इस चैप्टर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर स्टार्ट करते हैं नंबर 1। तो मैटर क्या होता है ये आपको पता है। पदार्थ क्या है? कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है, जिसका कुछ भार होता है, वो मैटर होता है। Any substance which have some mass and it takes some place। पे बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, ये सब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, आपको पता ही है। तो मैटर क्या है? जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है। 3 प्रकार के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप जानते हैं कि सॉलिड लिक्विड मैटर में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बहुत ठोस होते हैं, और इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम या ना के बराबर होता है, इसलिए इनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। वही लिक्विड के केस में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है सॉलिड कंपेयर में, और इन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं और ये फ्लो भी करते हैं। जबकि गैस की बात करें तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसलिए इस पे कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, फ्लो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज जो आपने सब हाई स्कूल इंटर में पढ़ा है, ये बेसिक से कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। सॉलिड की बात करें तो कुछ चीजें आपको समझनी होगी। सॉलिड में कौन कौन सी बातें आपको समझनी है यहाँ पे। पहली चीज, कुछ सॉलिड है उसका एक शेप फिक्स होता है, उसका साइज फिक्स है, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं। ठीक है, शेप और साइज फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और जो ये आइडियल गैस होती है फॉर n मोल्स ऑफ आइडियल गैस के लिए मिनिमम जो बेसिकली सॉरी मैं यहाँ पे गैस स्टेट की बात कर रहा हूँ, सॉलिड की नहीं। सॉलिड केस में क्या है? साइज, शेप, मास, वॉल्यूम सब फिक्स होता है। गैस की पहले बात करता हूं तो गैस का शेप फिक्स है, साइज फिक्स है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स नहीं। वॉल्यूम क्यों फिक्स नहीं है? आप 2 किलो गैस ले लीजिए, अब आप चाहे उसको 2 किलो कंटेनर में या 10 किलो कंटेनर में या 20 किलो कंटेनर में डालेंगे, वो पूरे में फैल जाएगा। तो कुछ भी वॉल्यूम इसका फिक्स नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन में जो n होता है वो नंबर ऑफ मोल्स है आइडियल गैस के लिए। तो नंबर ऑफ मोल क्या? P बराबर nRT आपने पढ़ा होगा, ये फार्मूला है जिसपे आइडियल गैस इक्वेशन जिसे कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। PV बराबर nRT, जहां पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, n नंबर ऑफ मोल्स है, R आपका गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.341, और T इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये नॉर्मल है। कुछ और भी अदर नियम है जिसपे हमारा गैस का लॉ तो डिपेंड करता है ना कि गैसियस स्टेट किन किन नियम पे डिपेंड करते हैं। तो एक तो आइडियल गैस इक्वेशन डिपेंड करता है। अब कुछ गैलोसेक लॉ पे, बायल्स लॉ पे, चार्ल्स लॉ पे, अवोगाद्रो लॉ पे और वान डेर वाल इक्वेशन लॉ। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं बेटा? थ्योरी तो पूछेगा नहीं, हाई स्कूल इंटर तो आपको नहीं, आप तैयारी करो जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह की। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो गैस लॉ है उसमें क्या रूल है, फिर उसमें V क्या है, उसमें क्या कांस्टेंट है, उसमें कौन कौन वेरिएबल है। तो कुल मिलाकर आपके 5 वेरिएबल होते हैं, P, V, N, R, T। R तो कांस्टेंट है, P, V, N, T 4 वेरिएबल हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर। इन्हीं चारों में फेरबदल होता है, कभी प्रेशर कांस्टेंट तो कभी वॉल्यूम कांस्टेंट तो कभी टेम्परेचर कांस्टेंट तो कभी नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। ये चारों चेंज करके अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। अब जैसे गैलोसेक लॉ की बात करें तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, V जो है वो कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा? P1/T1 इक्वल टू P2/T2। ठीक है, ये याद रखिए गैलोसेक लॉ का फार्मूला क्या होता है? P1/T1 इक्वल टू P2/T2, और इसमें क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। तो आपको याद रखना है कि गैलोसेक में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, आगे बात करते हैं बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ का ट्रिक क्या होता है? बाल्टी। बाल्टी मतलब बायल का टी, यानी टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। ये याद रखना है आपको जीपैट के लिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बॉयल्स लॉ में मेरे बच्चा टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? P1/V1 इक्वल टू P1 P2/V2। ये फॉर्मूला याद कर लो। तीसरा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ याद कर लो, CP। चार्ल्स लॉ याद कर लो, CP। C मतलब चार्ल्स, P मतलब प्रेशर। यानी चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। गैलोसेक में वॉल्यूम कांस्टेंट था, बायल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट था, और चार्ल्स में प्रेशर।
अब बचा क्या, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो यहाँ पे V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, बस बिल्कुल सेम फॉर्मूला आपको समझना है। वहीं पे अवागाद्रो में नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट कर लीजिए। अवागाद्रो में यहाँ पे n कांस्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट करते हैं यहाँ पे हम वॉल्यूम सर। तो फॉर्मूला क्या है, V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। वहीं पे वांडर वाल गैस इक्वेशन क्या कहता है, वांडर वाल गैस इक्वेशन कहता है कि P प्लस A N बाई 2 अपॉन V2 इक्वल माइनस V माइनस NV इक्वल टू nRT। ये फॉर्मूला याद कर लो बच्चों, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। फिर से इसको लिख देता हूं, P प्लस AN, ठीक है, 2 अपॉन V2, फिर इसको ध्यान करिएगा V माइनस NB अपॉन RT। ये कैसे बना है, PV बराबर nRT था ना, PV इक्वल टू nRT, बस हमने यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर दिया A और B। तो जहां पे A और B कांस्टेंट है, A अपॉन V2 इंटरप्रेशनल कांस्टेंट है और मोल, ठीक है, ये बस याद रखना। ये सारे फार्मूले याद करके रखो। जेपैट में, ड्रग इंस्पेक्टर में अक्सर इस चैप्टर से इक्वेशंस पूछते हैं कि ये इक्वेशन किस लॉ का है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये किसका नियम है, ये चार्ल्स का नियम है। आपसे पूछेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये किसका नियम है, ये बायल्स का नियम है। ऐसे ही इस इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये इक्वेशन बेटा एकदम क्लियर रखना है। अब आते हैं दूसरे लिक्विड स्टेट में। तो भैया लिक्विड स्टेट आप जानते हैं कि पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, गैस से थोड़ा कम दूर है, सॉलिड से ज्यादा दूर है, और बाकी नियम है। तो क्या क्या रूल्स हो गए, लिक्विड जो है वो तरह से देखा जाए तो उसमें हम इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं सॉलिड और गैस के बीच का, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल एकदम पास में है, गैस में बहुत दूर है, और लिक्विड में ना बहुत पास है ना बहुत दूर है, बीच की अवस्था है। यानी हम गैस और सॉलिड के बीच का मैटर का स्टेट होता है लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो इसमें लेसर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन होता है, आपस में पार्टिकल थोड़ा दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा सा कम होगा। पार्टिकल जो मूव है वो एक दूसरे पर फ्लो करते हैं, इसलिए इसमें फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें एक नियम समझता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। यानी जब आपको पता है कि किसी भी गैस को, लिक्विड को हम जब गर्म करते हैं लिक्विड, तो वो क्या करता है, भाप बन जाता है, वो गैस बन जाता है। और जब किसी लिक्विड को हम ठंडा करते हैं तो क्या बनता है, जम के बर्फ बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। यानी लिक्विड को ठंडा करने पे सॉलिड बन जाता है और गर्म करने पर गैस बन जाता है, बीच की अवस्था है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी जो गैस है वो लिक्विफाइड ना होने पाए। गैस को अगर हम गैस के टेम्परेचर को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, कम करते जाएंगे तो गैस जो है सॉलिडिफाई हो जाता है या लिक्विफाई होता है। तो जिस टेम्परेचर पे जो कोई गैस लिक्विफाइड ना हो उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 374 डिग्री सेल्सियस होता है, और 647 केल्विन, या तो 647 केल्विन, 273 ऐड कर दो इसमें तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 374 क्वेश्चन पूछेगा कि वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, दिस इज C374। यानी 374 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो गैसेस फॉर्म में होता है, और उस टेम्परेचर पे ये कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सॉलिड की। तो इसका शेप, वॉल्यूम, साइज सब फिक्स है, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सबसे ज्यादा, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत पास होते हैं तो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जिससे कि आपने स्ट्रक्चर में देख लिया। अब सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं ये बात जानना बहुत जरूरी है बेटा। सॉलिड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमार्फस। जैसे ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, आप देख रहे हैं इसका शेप क्यूबिकल है, इसका स्क्वायर है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, इन सब का कुछ ना कुछ फिक्स शेप है, दे आर क्रिस्टलाइन। अब ये पार्टिकल ले लो, 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 किसी का कुछ शेप फिक्स है। जिस पार्टिकल का शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स नहीं है वो एमार्फस पार्टिकल पाउडर है या सॉलिड है, और जिसका सब कुछ फिक्स है उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो अब चलिए थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस के साथ हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, एमार्फस की प्रॉपर्टीज क्या है। सब बेटा हाई स्कूल इंटर कोर्स है, क्योंकि बी फार्मा में है, थोड़ा चैप्टर है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनते हैं लॉ वगैरह से, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन में स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं एक फिक्स पैटर्न में। व्हाट इज द फिक्स पैटर्न, जैसे मैंने कहा कि ये पार्टिकल जो है तो इसके चारों तरफ सेम तरह के पार्टिकल है, और अगर सेम नहीं है तो एक के बाद ये मान लीजिए इस तरह का पार्टिकल है, तो पैटर्न में फिक्स है, फिक्स पैटर्न है। यहां पे देखिए कभी ये पार्टिकल आ गया, कभी छोटा आ गया, कभी बहुत बड़ा आ गया, फिर कभी छोटा आ गया, फिर कभी बड़ा आ गया,
कभी घरों में टाइल्स लगते देखा है, टाइल्स एक फिक्स पैटर्न में लगता है, और जब पहले मोज़ेक लगता था छोटा बड़ा करके पत्थर, वो एमॉर्फस हो गया, और जो टाइल्स हो गया वो क्रिस्टलाइन। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या कहता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका शार्प है, इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं। मेल्टिंग पॉइंट शार्प का मतलब है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर कोई पार्टिकल है 300 डिग्री मेल्ट हो रहा है तो 300 पे ही होगा, 400 पे हो रहा है 400 पे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है वही पार्टिकल कभी 200 पे हो जाए, कभी 400 पे हो जाए। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल का शेप साइज फिक्स नहीं है। जहां पार्टिकल छोटा मिलेगा वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, जहां पार्टिकल बड़ा आ जाएगा वो देर में मेल्ट होगा। तो पार्टिकल का से मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये लेस सॉल्युबल है, ये ज्यादा सॉल्युबल है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका शेप साइज फिक्स है और इसका साइज फिक्स नहीं है, तो ये कम सरफेस एरिया कवर करेगा सॉल्वेंट के द्वारा, और ये ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा। जो ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है, वहां पे, और जो कम सरफेस एरिया कवर करेगा वो कम सॉल्युबल होगा। तो इस केस में एमॉर्फस ज्यादा सॉल्युबल होते हैं मेरे बच्चों, ये समझना। आगे स्टेबिलिटी की बात करें तो ये फिक्स होगा, स्टेबल होगा, ये स्टेबिलिटी इसकी कम होगी। लेस टेंडेंसी टू चेंज इनटू ड्यूरिंग स्टोरेज, ये चांसेस बहुत कम है कि जब इसको आप स्टोर करें तो किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्टोर करने पर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बदल जाएगी तो इसका शेप साइज फिक्स हो जाएगा, बदल जाएगा। थर्मोडायनेमिकली इसकी एनर्जी कम होती है और इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि इसको मेल्ट करने में हमें, इसको बनाने में हमें कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो इसके थर्मोडायनेमिकली ये लो एनर्जी का है, इसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये हाई एनर्जी का है। इसका एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज और बोरिक एसिड, ये सब फिक्स है। इसका एग्जांपल लकड़ी, प्लास्टिक, ग्लास, इनका कोई फिक्स शेप साइज नहीं, जिस तरह चाहो बना दो, तोड़ ताड़ के पीट पाट के बना, ठीक है। अब ये हो गया, ये हमने यहाँ पे एक चीज समझ लिया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि जो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कि किसी भी पार्टिकल का जब एक से ज्यादा फॉर्म एग्जिस्ट करता है उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। आपने दो तरह पढ़ लिया, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। फिक्स शेप है तो क्रिस्टलाइन, फिक्स शेप नहीं है तो एमॉर्फस। अब कोई पार्टिकल है उसके ढेर सारे शेप हैं, एक से ज्यादा रूप में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि थियोब्रोमो ऑयल एग्जांपल है, ये अल्फा, बीटा, गामा कई अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में डेवलप होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब स्टेट का चेंज जो है, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, मैं एक बार में आपको याद करा देता हूं, ठीक है। आपको पता है कि सॉलिड को गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को गर्म करेंगे, पिघल जाएगा तो वो गैस बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्जन। उल्टा कर दो, गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को और ठंडा करोगे तो सॉलिड बन जाएगा। अब इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, अब जैसे सॉलिड को हमने गर्म किया और गर्म करके सॉलिड को हमने क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे कहते हैं मेल्ट होना। इस प्रोसेस को कहेंगे मेल्टिंग। व्हाट इज द मेल्टिंग? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, बहुत आसान टॉपिक है। वहीं पे अगर हम कहें कि लिक्विड को गर्म करके हम गैस में कन्वर्ट कर दें, तो इसे कहते हैं बॉइलिंग, बॉयल करना। और गैस को हम अब यहां पे उल्टा करते हैं, अब जस्ट उल्टा देखिए, अब जो लिक्विड गैस है इसको ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करें तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड को ठंडा करके सॉलिड में कन्वर्ट कर दें इसे कहते हैं फ्रीजिंग। अब क्या हमने देखा कि हमेशा सॉलिड लिक्विड से गैस बनता है और जो गैस है वो लिक्विड से सॉलिड बनता है। क्या ये कोई प्रोसेस है जो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड बना सके और लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड बना सके? जी हाँ, ये भी प्रोसेस है। अगर सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन, व्हाट इज द प्रोसेस? जब सॉलिड को हाई टेम्परेचर पे हम बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं, दिस सब्लिमेशन। और गैस को इतना ठंडा कर दें कि ये लिक्विड में बिना कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसे डिपोजिशन कहते हैं। ये फिगर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इसमें एक फिगर में आपके 5, 6, 7 डेफिनेशन कवर हो गए। अब इसी में एक वर्ड आता है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होता है? मेरे लेक्चर्स आप पुराने लेक्चर्स देखेंगे ना, बहुत अच्छे से बताया। लैटेंट हीट क्या होता है बेटा, कि मान लीजिए कभी कभी होता है क्या है कि एक पानी है, अब इसको समझिए, मैं एग्जांपल समझाता हूं लैटेंट हीट को और फिर समझिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं गुप्त उष्मा। ये हमारा पानी है, इसका मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, पानी है। हमने इसको गर्म करना शुरू किया, इसको हमने 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, इसका टेम्परेचर 40 हो गया, अभी भी लिक्विड फॉर्म में, पानी के रूप में है। हमने इसको 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, इसका टेम्परेचर 60 हो गया और ये अभी भी लिक्विड फॉर्म में है। हमने इसको 80 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, ये इसका टेम्परेचर 80 हो गया और ये अभी भी पानी है।
हमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, ये 100 पे कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी ये पानी है। 100 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी है। और उसके बाद जब हम टेम्परेचर और बढ़ाने लगे तो अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, यानी हमने अब इसको 110 कर दिया, 120 कर दिया, तो अभी भी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री पे ही है। लेकिन हुआ क्या, अब ये लिक्विड से भाप बनकर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यानी एक समय के बाद जब इसको हम हीट देंगे इस मटेरियल को, तो वो हीट को अपने टेम्परेचर को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस हीट का इस्तेमाल वो अपने फेज को चेंज करने में कर रहा है। यानी 100 डिग्री के बाद जितना टेम्परेचर हमने दिया, थोड़ी देर तक 10-20 डिग्री तक ये 100 पे ही बना रहा, लेकिन इसने फेज को चेंज कर दिया। इसे कहते हैं गुप्त उष्मा, छुपाई गई उष्मा। यानी दे तो रहे हैं टेम्परेचर, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। जा कहां रहा है भाई, वो जा रहा है इसके फेज को चेंज करने में। इसे गुप्त उष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। मेरे ख्याल से इससे बेस्ट एग्जांपल से आप नहीं समझेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है कि हीट विच रिजल्ट इन चेंज ऑफ मैटर विदाउट रीचिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर बढ़े फेज बदलने में जो उष्मा खर्च होती है उसे गुप्त उष्मा कहते हैं। इसे एल से डिनोट करते हैं। जो अमाउंट ऑफ हीट इन यूनिट्स क्या है, जूल या कैलोरी में पर यूनिट के हिसाब से उसको हम कन्वर्ट करते हैं। इसका ये यूनिट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सब्लिमेशन डेफिनेशन आप समझ गए क्या होता है कि जब हम सॉलिड को इतना गर्म कर दें कि बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस बन जाए, उसे आप सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जांपल तौर पे देखिएगा, अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन KCL ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से। और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर्स, जीपैड स्टडी मटेरियल, MCQ क्वेश्चंस और वीडियो से